नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका इस चैनल हेल्प में स्वागत है। बायोलॉजी की क्लास चल रही है लगातार। आज है क्लास नंबर 6। आज हम बात करेंगे कुछ नए सिस्टमों की। हमने अभी तक 6 सिस्टम पढ़ लिए ह्यूमन बॉडी की। फर्स्ट डे की क्लास आपने देखी होगी। सेकंड डे में हमने आपको बताया था सेल क्या होते हैं। थर्ड डे में आपको हमने बताया टिश्यू क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम आगे ऑर्गन्स में अलग अलग सिस्टम को हमने कवर करा है। 6 सिस्टम हमने कवर कर लिए। अब आगे के हम 3 सिस्टम और कवर करेंगे और पूरा ह्यूमन सिस्टम को हम कंप्लीट कर लेंगे। आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसलिए प्लीज़ इसे स्किप मत कीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा टफ जरूर होगी बट आप इजीली समझ जाएंगे अगर आप ध्यान देंगे तो। अगर हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जिन भी आगंतुकों ने अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो पुरानी वीडियोस को जरूर देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी ब्रीफ में आपको समझाया गया है सब कुछ और काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, अर्थात जिसे हिंदी में तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। नर्वस सिस्टम होता क्या है? इट इज़ अ सिस्टम इन विच इम्पल्स इज जनरेटेड बाय द ब्रेन इन रिस्पॉन्स ऑफ अ पर्टिकुलर एक्सटर्नल स्टिमुली। इसका अर्थ यह है कि जो तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम होता है वो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क अंगों को विद्युत तरंग आवों के रूप में निर्देश देता है। जो हमारा माइंड है, जो हमारा ब्रेन है, वो आपको इलेक्ट्रिक विद्युत आवेश, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स होंगी, उसके थ्रू आपको ऑर्डर देगा कि आपको ये काम करना है कि ये नहीं करना है, आपके इस बॉडी को पार्ट को ये काम करना है नहीं करना है। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझे होंगे इस नर्वस सिस्टम को। देखिए, हमने अभी तक जितने भी सिस्टम पढ़े हैं वो पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर को बताते हैं। एट द लास्ट में आपको थोड़ा सा ब्रीफ पूरा कंक्लूजन दे दूंगा इन सिस्टमों का। अभी हम चलते हैं नर्वस सिस्टम को। हमने 3 भागों में बांटा है। जो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम है हमारा 3 भागों में है। CNS जिसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, एक होता है PNS जिसे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, एक होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम ANS। हिंदी में कहूँ तो मैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वाधीन तंत्रिका तंत्र, 3 टाइप के नर्वस सिस्टम होते हैं। जो CNS है काफ़ी इंपॉर्टेंट CNS रहता है। CNS को 2 चीज़ कंट्रोल करेंगी, आपकी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जो आपका पेरिफेरल होगा वो आपका कार्नियल न्यूरॉन्स होंगे, ये इतने ज़्यादा नहीं रहेंगे, और स्पाइरल न्यूरॉन्स रहेंगे। फिर उसके बाद स्वाधीन ऑटोनॉमस, अपने आप में ही जो ऑर्गन्स हैं उन्हीं में ऑटोनॉमस रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको ब्रेन। जो हमने पढ़ा ब्रेन, CNS के अंदर देखा हमने ब्रेन। अब हम उस ब्रेन को पढ़ते हैं कि ब्रेन क्या है। देखिए, ब्रेन को हिंदी में मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। हिंदी में कहूँ तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पार्श्व मस्तिष्क। तो जो अग्र ब्रेन होता है अर्थात फोर ब्रेन जो होता है उसमें 3 चीज़ें होती हैं आपकी, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, एक सेरिब्रम है, एक सेरिब्लम है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूं ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें। ये सेरिब्लम है, ये सेरिब्रम है, तो ये प्रमस्तिष्क है, ये अनुमस्तिष्क है। पूछा जाता है कि सेरिब्लम कहाँ पर पाया जाता है, जो ब्रेन है उसके कौन से पार्ट में सेरिब्लम पाया जाता है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। और यह पूछा जा सकता है आपका सेरिब्रम कहाँ पर मिलता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो सेरिब्रम होगा वो आपका फोर ब्रेन में पाया जाएगा और जो सेरिब्लम होगा वो हिंड ब्रेन में पाया जाएगा। ठीक है, जो ब्लम वाला है वो आपका हिंड ब्रेन में पाया जाएगा और जो ब्रम वाला है वो आपका फोर ब्रेन में पाया जाएगा। आशा करता हूँ आप समझते होंगे। इसको मैं दोबारा से आपको समझाता हूँ सेपरेटली। देखिए, फोर ब्रेन के अंदर आपको 3 पार्ट मिलेंगे, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, फिर मिड ब्रेन की बारी आएगी, फिर हिंड ब्रेन की बारी आएगी जिसमें सेरिब्लम, पोन्स और आपके मेडुला ऑब्लिगेंटा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले इसकी बेसिक यूनिट की बात कर लेते हैं। जैसे हमने नेफ्रॉन पढ़ा था, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने एल्विलाई पढ़े थे, वैसे ही इसमें न्यूरॉन्स इनकी बेसिक यूनिट रहेगी। सेल्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन की जो सेल्स होंगी हम इनसे न्यूरॉन्स के नाम से जाने जाते हैं। लॉन्गेस्ट सेल होती है बॉडी की, मिनिमम रीजनरेशन होता है। ठीक है, इसमें मिनिमम रीजनरेशन होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, आपकी स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा होगा, ये डायग्राम बना है ब्रेन का। पूरे ब्रेन का एक डायग्राम बनाया गया है कि ब्रेन कैसा होता है। जैसे मैंने बताया सेरिब्लम और सेरिब्रम में पूरा डिफरेंस आप यहाँ देखेंगे। देखिए, पहले मैं जो फोर ब्रेन है आगे का अग्र मस्तिष्क है उसे देखेंगे हम। देखिए, सेरिब्रम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सेरिब्रम ये है जो स्ट्रक्चर लाइक, ये जो स्ट्रक्चर आप स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, सेरिब्रम के नाम से जाना जाएगा। ये देखिए, फिर उसके बाद आप इसके पूरे पूरे पार्ट्स देख रहे होंगे। कपाल जिसे हम कहते हैं वो आपका क्रेनियम होगा, हल्की सी एक लेयर होगी। उसके बाद आपकी मीनिंग्स होंगी, मस्तिष्क का आवरण है जो आपको बताता है। इसमें 3 लेयर्स होती हैं, ये आपका कवर करने का काम करता है जो ब्रेन है, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव एरिया रहता है ब्रेन का, तो उसको बाहर से आउटर एक लेयर दी गई है जिससे आपका ब्रेन सिक्योर रहे। फिर आप उसके अंदर अलग अलग
ऑर्गन्स देखेंगे, जैसे कॉर्पस कॉल्सम, थैलसम हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, सेरिबलम हो गया, पोन्स हो गया, मेडुला ऑब्लिगेंटा हो गया, स्पाइनल कॉर्ड होगी। तो ये सारी चीज़ें आपकी ब्रेन को से जुड़ी हुई हैं। ये सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे, कॉर्पस कॉलम, थैलमस, हाइपोथैलेमस, सेरिबलम, मेडुला ऑब्लिगेंटा, मेरुरज्जु, पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, जिसे हिंदी में पीयूष ग्रंथि के मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानता है। सेरिबलम, कैरेनियम आपका मीनिंग्स। तो ये पूरा ब्रेन का स्ट्रक्चर है और इन सब के अपने अपने यूजेस हैं। आगे देखते हैं इनके क्या है। स्ट्रक्चर हमने देख लिया ब्रेन का। जो मैंने अभी बताई थी, जो ब्रेन आपकी सुरक्षा का काम करती है, वो ब्रेन ये है, जो मेम्ब्रेन है वो ये है। 3 लेयर की मेम्ब्रेन है, 1 2 3, इसमें 3 लेयर्स हैं। तो ये मस्तिष्क को ये प्रोटेक्ट करती है। एक्सटर्नल इंजरी किसी की होने से सबसे पहले इसी पे होगा, तो ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और जो सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर रहेगी, उनके बीच में एक फ्लूइड मिलता है बिटवीन, जिसे हम फ्लूइड, इन दोनों जो लेयर्स हैं उनके बीच में ये फ्लड मूव करता रहता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हमारे जो ब्रेन है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम भी करती है, इसका वर्क लिखा है यहाँ पर, और एक्सटर्नल इंजरी से भी बचाती है, ठीक है। आशा करता हूँ इसे समझे होंगे। अब बात ही आती है कि सेरिब्रम, जो हमने पढ़ा था फोर ब्रेन में, सेरिब्रम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रमस्तिष्क, बड़ा दिमाग के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। अखरोट की तरह इसकी संरचना होती है, ठीक है। ये सबसे बड़ा पार्ट है हमारे, जो भी सबसे बड़ा पार्ट है हमारे जो ब्रेन है उसका, ठीक है। इसको कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। इसी को कॉन्शियस माइंड कहते हैं कि भाई यहाँ पर मत मानना इसका दिमाग चेतन दिमाग है, कॉन्शियस माइंड है, यहाँ पर मत मानना। इसे बार बार ऐसे आपने सुना होगा। तो ये कॉन्शियस माइंड आपका प्रमस्तिष्क जो सेरिब्रम है अग्रभाग में मिलता है, वो होता है, ठीक है। इससे क्या क्या कंट्रोल होता है, देखिए पूछा जाता है कि कौन से ऑर्गन किस चीज़ से कंट्रोल होता है, तो इससे ध्यान रखिएगा। इट कंट्रोल सेंस ऑर्गन लाइक आई, नोज, टंग, स्किन, ईयर। जो भी हमारे सेंस ऑर्गन है उसे बड़ा दिमाग अर्थात सेरिब्रम करेगा कौन, आपका आई, नोज, टंग, स्किन के जो भी आपके कंट्रोल्स होंगे उन्हें ये कंट्रोल करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे एक्टिव पार्ट रहता है, क्योंकि आई, नोज ये हमारे सबसे एक्टिव है, तो इन्हीं को कंट्रोल करने वाला ही अपने आप में एक्टिव होना चाहिए, तो ये सबसे एक्टिव रहता है, ठीक है। यही साइट हमारी जो हम याद कर रहे हैं, जैसा आप अभी पढ़ रहे हैं, तो ये सारा पढ़ा हुआ आपका इसी साइड में जाएगा, अर्थात सेरिब्रम में ही जा रहा होगा। रीजनिंग जो आपकी है सारी इसी में जा रही होगी, ठीक है। जो हमारी ऐच्छिक पेशिकाएं हैं, जैसे हमारा हाथ है, जो हमारी इच्छा के अनुसार चलता है, वो सारी चीज़ें भी यहीं से कंट्रोल होंगी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी इस जो हमारा ब्रेन है, इसमें पाई जाने वाली कुछ ग्लैंड्स हैं, उसे आप देख सकते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, जैसे मैंने बताया, इंपॉर्टेंट ग्लैंड है काफ़ी। पिट्यूटरी ग्लैंड आपको यहाँ देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी ग्लैंड, जैसे मैंने आपको बताया था, लीवर है। एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे बड़ी एंडोक्राइन जो ग्लैंड है वो थायराइड की है, एंडोक्राइन। और सबसे छोटी पिट्यूटरी ग्लैंड है एंडोक्राइन की, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का क्या काम है, हाइपोथैलेमस का क्या काम है, ये टेम्परेचर जो भी है, थर्मोस्टेट जो टेम्परेचर है उसको नियंत्रित करने का काम करेगा, मेंटेन करने का काम करेगा कौन, हाइपोथैलेमस, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, हाइपोथैलेमस, ठीक है। हमारे इमोशंस हैं उन पे जो कंट्रोल होता है, जैसे आपका लव, हेट, थ्रस्ट, हंगर, एंगर, सैडनेस, हैप्पीनेस, सारे जो भी हमारे इमोशंस हैं उनको कंट्रोल करने का काम भी हाइपोथैलेमस का रहता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है हाइपोथैलेमस हमारा। आशा करता हूँ इतना आप समझे होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर बताया कि मिड ब्रेन, जो पॉन्स मैंने आपको बताया था, मेडुला ऑब्लिगेंटा मैंने आपको बताया था, फिर आपको मैंने ब्रेन स्टेम्स बताया था, फिर आपको मैंने कंट्रोल जो आपकी इन्वेंट्री जैसी है, तो इस सबका अपना अपना काम है। देखिए मिड ब्रेन का आपको बता दिया, हाइपोथैलेमस वाला इलाका जो है। इसके बाद पोन्स का क्या काम रहता है, ब्रीथिंग सेंटर रहता है। जो ब्रीथिंग सेंटर है, सांस लेने का जो कंट्रोल करता है, वो पोन्स का एरिया करेगा। मेडुला ऑब्लिगेंटा जो है वो हार्ट का सेंटर है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है आप उसे देखिएगा, जैसे मैंने आपको जो बताया कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तो थोड़ा डीप हो जा रहा है, तो मैंने जो सा आपको बताया कि आपको क्या क्या यूज़ करना है, इनका क्या काम है। जैसे मैंने आपको बताया, पहले हमने देखा कि यहाँ पर जो आपका ये सेरिब्रम है, इसका क्या काम है, सेरिब्रम का क्या काम है, सबसे बड़ा है, इसका कंट्रोल होता है, सेंस ऑर्गन का काम होता है। ऐसी जो बड़ी बड़ी पाई जाती हैं, सबसे बड़ी पाई जाने वाली ग्रंथि कौन सी है, कौन सी मस्तिष्क में पाई जाने वाली। अब हाइपोथैलेमस का क्या काम है, टेम्परेचर, ऐसा पूछा जा सकता है कि टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। अब आता है सेरिबेलम, जो मैंने बताया था आपको पीछे, अनुमस्तिष्क से छोटा दिमाग जिसे कहा जाता है, हिंदी में कई बार आपने देखा होगा, छोटा दिमाग है। ये सब कॉन्शियस माइंड ऑफ आवर ब्रेन होता है, ठीक है। सारे स्किल आपके जो भी रहेंगी, आपकी जो पावर रहेगी, टाइपिंग, ड्राइविंग, सिंगिंग, जो भी आप करते हैं वो सब यहीं से कंट्रोल होती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो आप शॉर्ट हैंड के स्किल है आपके पास, ये सारी चीज़ें यहीं से कंट्रोल होंगी, ठीक है। बॉडी की बैलेंसिंग में भी ये काफ़ी मदद करता है ये एरिया,
ठीक है। जो शराब के कारण यह हिस्सा सही ढंग से कार्य नहीं करता था, इस कारण शराब पी के इंसान बढ़ेगा चलता है, ठीक है। ये जो है शराब के जो वाइन पीने वाले लोग हैं, जो लीकर पीते हैं, उन लोगों में सही ढंग से कार्य नहीं करता, इसी कारण वो क्या करते हैं, सही तरीके से हरकतें नहीं करते, क्योंकि आपका जो सेरिबलम है, बॉडी कंट्रोल को जो देखता है, बॉडी की जो बैलेंसिंग देखता है, वो सही तरीके से काम नहीं कर पाता। तो सेरिबलम का शरीर को कंट्रोल करना और अवचेतन दिमाग हमारे स्किल्स को ग्रो कराना सेरिबलम का वर्क रहता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार सुना होगा, इसकी स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम आ गई, स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो आपकी मेरी रज्जु पूरी है, वही आपका पूरे रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करने का काम करेगी। जो भी रिफ्लेक्स एक्शन होंगे, इट इज़ अ सडन रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी पार्ट टू स्टिमुलाई। अगर आपका हाथ में कहीं पर कोई कील चुभ जाती है, सडनली उसे हाथ पीछे खींच लेते हैं, तो ये किसके कारण होता है, स्पाइनल कॉर्ड का जो रिफ्लेक्स एक्शन है, उसके कारण ही आप सारा काम कर पाते हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक आप इतना समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए, कोई भी अगर रिस्पॉन्स, जैसे सपोज दैट आपकी जो हाथ है, थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। ये अब देखिए, जो सेंस ऑर्गन्स हैं, जैसे सपोज दैट आपका एक हाथ है, हाथ से किसी चीज़ को उसने छुआ, कोई कील आई, उसने उसे टच करा, तो वो सेंसरी जो आपके न्यूरॉन्स हैं, वो आपके ब्रेन को बताएंगे कि भाई कुछ हो रहा है, और ब्रेन सडन उसे कहेगा कि मोटर न्यूरॉन्स को वर्क देगा कि चलो भाई तुम काम करो, और इसको बोलो कि तुम हाथ ऊपर उठा लो या हाथ आगे पीछे कर लो, जिससे तुम बच जाओ। तो ये पूरा प्रोसेस है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए मोटर न्यूरॉन्स का क्या काम है, कैरी सिग्नल्स फ्रॉम ब्रेन टू ऑर्गन, और सेंसरी का क्या काम है, कैरी सिग्नल्स फ्रॉम ऑर्गन टू ब्रेन, ठीक है। अभी हमने हाइपोथैलेमस पढ़ा था, जो हमारा टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। इसी तरीके से एक थैलेमस भी है, इसका काम भी करीबन यही है, हॉट एंड कोल्ड जो भी सेंसेशंस हैं उनका पता करना थैलेमस का काम रहता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं हम पूरे इस एंडोक्राइन से जो हमारा सिस्टम था उसके बारे में। ब्रेन यूज़ मैक्सिमम 20% ग्लूकोज एंड ओटीओ, बॉडी सबसे ज़्यादा यूज़ मैक्सिमम करता है 20%, ये ब्रेन ही। वेट ऑफ ब्रेन है हमारा 1400 ग्राम अप्रॉक्स। ब्रेन इज क्वाइट सॉफ्ट जेली लाइक सब्सटेंस कवर्ड बाय क्रेनियम, जो हमने क्रेनियम मैंने आपको बताया था, आप देख रहे होंगे, ये क्रेनियम मैंने आपको बताया था कपाल, तो ये इसमें लिक्विडिफाई भरा रहता है, ठीक है। तो ये हमारा था क्या, ये हमने पढ़ा क्या, पूरा सिस्टम पढ़ा, नर्वस सिस्टम को हमने पूरा पढ़ लिया है। यहाँ पर ये नर्वस सिस्टम जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बताने की कोशिश करी। अब इसके बाद हम सेकंड सिस्टम की तरफ बढ़ेंगे, जिसे हम एंडोक्राइन सिस्टम कहेंगे, अंतःस्रावी तंत्र करेंगे, ठीक है। कंप्लीट एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ ग्लैंड्स। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होगा, शरीर के अंदर अब जितने भी चीज़ें बची हैं वो सारा सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आएगा, और उसके अंदर मोस्टली क्या आएंगी, आपकी ग्लैंड्स आएंगी। जैसे मैंने आपको अभी पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में बताया, सबसे छोटी ग्लैंड है, इसके बारे में बताया। तो ऐसी ही आपकी ये सारी ग्लैंड जो हैं, अलग अलग ग्लैंडें होती हैं, भी बताऊँगा, वो सारी चीज़ें आपकी ग्लैंड इसके अंदर आएंगी, सारे हार्मोन्स आप इसके अंदर आएंगे, मैं आपको अभी बताऊंगा सारी चीज़ें, ठीक है। अब बात करते हैं ग्लैंड से क्या होती हैं, ग्रंथियां क्या होती हैं। आपने बहुत बार सुना होगा पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ग्लैंड का क्या मतलब है, ग्लैंड होता है दे आर पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट वेरियस पोजीशन ऑफ द बॉडी एंड सीक्रेट स्मॉल अमाउंट ऑफ केमिकल कॉल्ड हार्मोन्स, ठीक है। ग्लैंड क्या होते हैं, ग्लैंड एक स्मॉल पाउच लाइक स्ट्रक्चर होंगे, जो क्या करेंगे, आपके हार्मोन्स को सीक्रेट करेंगे। जो हार्मोन्स केमिकल के फॉर्म में रहेंगे तो उन्हें सीक्रेट करेंगे, जिससे हमारे बॉडी अच्छी तरीके से क्या कर सके, एक्शन कर सके, ठीक है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है तो आपके हार्मोन सीक्रेट करेगी, वो हार्मोन्स हमारी बॉडी की एक्टिविटी में हमें हेल्प करते हैं, ठीक है। ग्लैंड्स हो गए। अब हार्मोन्स क्या हैं, दे आर कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड आर मेड अप ऑफ प्रोटीन विच आर एक्सट्रीमली स्पेसिफिक इन फंक्शन, ठीक है। जो हमारे हार्मोन्स रहते हैं वो किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए डिजाइन करे रहते हैं, केमिकली होते हैं, केमिकली कंपाउंड हैं, जो स्पेशली वर्क किसी ऑर्गन के वर्क के लिए काम करते हैं, ठीक है। और ये प्रोटीन के बने होते हैं, चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब जो ग्लैंड्स है हमारी, तीन टाइप की ग्लैंड्स होती है, एक होती है एक्सोक्राइन, एक होती है एंडोक्राइन, एक होती है मिक्स। जो एक्सोक्राइन क्या होगी, एक्सोक्राइन होगी जो आपकी बाहरी ग्रंथियां हैं, जैसे बहिर्स्रावी ग्रंथि कहते हैं हिंदी में एक्सोक्राइन। जैसे आपने देखा होगा जीभ, जीभ क्या है, आपको बाहर से दिख रही है, सलेवरी ग्लैंड है हमारी, लार ग्रंथि है, इसमें क्या है, लार ग्रंथि जो हमारी लार आएगी, जो लार निकलती है, तो आपकी सलेवरी ग्लैंड है, ये क्या है, एक्सोक्राइन है। अब मैं बात करता हूँ एंडोक्राइन। एंडो का मतलब क्या हो गया, अंतःस्रावी। इसका अर्थ क्या है, दे लैक डक्ट। इनमें क्या होती है, डक्ट नहीं होती। ये क्या होती है, डक्ट नहीं होती। तो इसमें क्या है, जैसे हमारी थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, इसे समझने के लिए आप देख सकते हैं, जैसे हमें जो दिख रहा है वो एक्सोक्राइन का मान लीजिए, बट बेसिकली अगर हम बात करूं बायोलॉजी की लैंग्वेज में, तो इनमें डिफ्रेंशिएट कैसे होगा, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होगी, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होगी उसमें डक्ट होते हैं, जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उसमें डक्ट नहीं होती। और जो मिक्स्ड ग्लैंड है
उनमें क्या होती है, डक्ट भी होती है और डक्ट नहीं भी होती है, बोथ फंक्शन करते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का भी। एग्जाम्पल इंडिविजुअली का आप देख सकते हैं, एक्सोक्राइन का हमारे सैलिवरी ग्लैंड होगी, इनमें डक्ट होती है, बट जैसे हमने थायराइड ग्लैंड की बात करी इसमें डक्ट नहीं होती है। और मिक्स्ड ग्लैंड के अंदर क्या होगी, पैनक्रियाज, इसमें दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, सबसे पहले हम कुछ ग्रंथियों को पढ़ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट ग्रंथियाँ आपके एग्जाम में आने के लिए काफ़ी यूजफुल रहती है, काफ़ी आने की प्रोबेबिलिटी है। वो है सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मैंने आपको इसकी लोकेशन बताई थी, ब्रेन में इसकी लोकेशन मैंने आपको दिखाई थी। तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल और एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाएगा, देखिए आप सभी के जो टीचर होंगे उन्हें मास्टर इसलिए किया जाता है क्योंकि वो आप सभी लोगों को कंट्रोल करने का काम करते हैं। इसी प्रकार से जो भी सारे ग्लैंड है उनको, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको जो भी कंट्रोल करने का काम करेगा वो पिट्यूटरी ग्लैंड करेगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, आप पढ़िए स्क्रीन में आपके सामने क्या लिखा है। स्क्रीन में लिखा है हाइपोथैलेमस कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, जो हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो कंट्रोल करती है वो करती है एंडोक्राइन ग्लैंड को। तो पूछा जाता है कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड किसे कंट्रोल करती है, ऑल जो ग्लैंड है, सारी ग्लैंड जो हैं उनको कौन करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। आशा करता हूँ इतना समझे होंगे। ठीक है, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ईजी वे में। देखिए हाइपोथैलेमस क्या था, हमारे एक जो नर्वस सिस्टम हमने पढ़ा, जो हमारा ब्रेन था उसका एक पार्ट था हाइपोथैलेमस, जो कंट्रोल किसको कंट्रोल करेगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, ग्लैंड है। ग्लैंड का काम क्या होता है, ये हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं, और ये हार्मोन्स किसके बने होते हैं, ये बने रहते हैं केमिकल कंपाउंड के बने रहते हैं, जिनका अपना एक स्पेसिफिक वर्क होता है और हमारी बॉडी की एक्टिविटी में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, एक मास्टर ग्लैंड है, ये कंट्रोल किसको करती है, ऑल एंडोक्राइन। एंडोक्राइन क्या होगी, एंडोक्राइन ग्रंथि होगी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, जिनमें क्या होती है, डक्ट नहीं पाई जाती, जैसे हमने बात करी पिट्यूटरी ग्लैंड, या जैसे बात कर देंगे थायराइड ग्लैंड की। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक इजीली समझे होंगे और मैंने काफी अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। अब क्या है, नोट यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी विल बी बोथ गिवन इन ऑप्शन देन द आंसर इज हाइपोथैलेमस इज मास्टर ग्लैंड। इस चीज को ध्यान रखिएगा, फादर होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जो ओरिजिन होगा वो ज़्यादा लीड सुप्रीम पावर रहेगा। अगर ऑप्शन में आपको दोनों दिया है कि आपको ये दिया है कि कौन सी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, दोनों ऑप्शन दिया है, तो हाइपोथैलेमस को आप क्लिक करेगा। अगर ऑप्शन में वैसे रहता नहीं है, अगर रहेगा तो हाइपोथैलेमस सुप्रीम रहेगा, तो सुप्रीम है क्योंकि आप देख रहे होंगे सुप्रीम है हाइपोथैलेमस, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल कर रहा है वही हाइपोथैलेमस है। अगर ऑप्शन में देता है तब, नहीं देता है तो अलग बात है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज फाउंड इन डिप्रेशन ऑफ स्पोनाइड बोन ऑफ क्रेनियम। ठीक है, ये है क्या है, ये कहता है कि जो प्यूस ग्रंथि वो स्टेफनाइड हड्डी की एक गड्ढे में स्थित होती है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारी, ये आपकी जो हमारी स्टेफनाइड हड्डी है, स्टेफनाइड बोन है, उसके बीच में एक होल होगा, वहाँ पर ये रहती है कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसकी लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका वर्क इंपॉर्टेंट है। ये देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड का एक इंपॉर्टेंट काम है कि हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। कुछ बेहतरीन, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके हार्मोन्स हैं, जैसे STH फुल फॉर्म पूछी जाती है, सोमाटोट्रोपिन हार्मोन इसे कहा जाता है, सोमाटोट्रोपिन हार्मोन इसे कहा जाता है। इसका काम क्या होता है, बॉडी की ग्रोथ करना, बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है कौन, STH हार्मोन। ठीक है, जो बॉडी की ग्रोथ होती है, जिसमें कहा जाता है बच्चों की हाइट रुक गई तो STH हार्मोन की कमी के कारण उनकी हाइट रुक जाएगी। ऐसी आता है TSH, जिसे हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये थायराइड जो ग्लैंड है उसको हार्मोन को रिलीज करने के लिए क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। एक होता है ACTH। ठीक है, ACTH बार बार पूछा जाता है, तो ये होगा एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये क्या होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो सिक्रेशन होता है उसे कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ACTH। ठीक है, नेक्स्ट है आपका GTH, जिसे हम कहते हैं गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, इसका क्या है, ये जो हमारे जनन अंग हैं उनको नियंत्रित काम करने का काम करेगा। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है FSH, एक होता है LH। एक FSH क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। देखिए मैं समझता हूँ कि आप लोगों में से बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि हार्मोन क्या है और मैं क्या बकबक कर रहा हूँ, बट ये जो हार्मोन से ये पूछे कैसे जाते हैं, ये पूछे जाते हैं कि FSH हार्मोन की फुल फॉर्म बताइए, FSH हार्मोन के क्या काम है। तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा डियर, समझना तो आप लोगों को पड़ेगा ही। थोड़ी देर अगर वीडियो समझ में नहीं आए तो दोबारा रिपीट करिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये हार्मोन का सेक्शन।
फिर भी मैं आप लोगों को सहूलियत के साथ इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए ये थोड़ा यहाँ पर हार्मोनल जो पिट्यूटरी ग्लैंड के, जब अभी तक तो समझ में आ गया होगा, बट पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद क्या हो रहा है नाम भी पढ़ने में नहीं आ रहे होंगे, इंपॉर्टेंट है, फिर भी आप समझने की कोशिश करेगा। एक देखिए पहला हार्मोन हमने पढ़ा पिट्यूटरी ग्लैंड कौन, एसटीएच हार्मोन को सीक्रेट करता है। एसटीएच हार्मोन क्या वर्क करेगा, एसटीएच हार्मोन वर्क करता है क्या, ग्रोथ ऑफ बॉडी की जो ग्रोथ होगी उसको वर्क करने का काम कौन करता है, एसटीएच हार्मोन, ठीक है। एक होता है टीएसएच हार्मोन जो होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका क्या काम है, थायराइड को स्टिमुलेट करने का काम होता है। एक होता है एसीटीएच हार्मोन, इसका क्या काम है, कंट्रोल जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उससे जो सीक्रेशन होता है उसको कंट्रोल करने का काम होता है। एक होता है जीटीएच हार्मोन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हार्मोन है क्योंकि ये जनन अंगों का क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। तो गोनाट्रोफिक हार्मोन है। जीटीएच हार्मोन क्या है आपका, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक एफएसएच हार्मोन बनाता है, एक बनाता है एलएच हार्मोन जिसे हम ल्यूटिनिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो ये एफएसएच हार्मोन है ये कहाँ पर होता है, ये जो हम स्पर्म की बात करते हैं, स्पर्म के सिक्रेशन में हेल्प करता है कौन, यही एफएसएच हार्मोन। तो पूछा जाता है कौन सा हार्मोन आपके हेल्प करता है सिंथेसिस ऑफ स्पर्म, एफएसएच, एलएच, तो आपको आंसर लगाना पड़ेगा एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। और जो एग है, हेल्प इन मैचुरेशन ऑफ एग, एग के जो मैचुरेशन में कौन हेल्प करता है, तो यही एफएसएच करता है। तो आप इसे स्क्रीन में समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ऐसी एलएच का है, ठीक है। एलएच क्या है, जो हमारा एलटीएच हार्मोन, एक एलटीएच हार्मोन होता है, लैक्टोजेनिक हार्मोन होता है। इसका काम क्या होता है, ये मिल्क को सीक्रेट करने का काम करता है, मेमरी ग्लैंड से जो मिल्क निकलता है उसको सीक्रेट करने का काम, उसे बनाने का काम कौन करेगा, एलटीएच हार्मोन करेगा, ठीक है। एक होता है एडीएच हार्मोन, ये क्या होता है, बॉडी में वाटर की बैलेंसिंग करने का काम करता है। थायराइड ग्लैंड के नाम से हमने सुना होगा, इसका थायराइड इंक्रीज हो गया, ये हमारे लैरिंक्स के नीचे वहाँ पर पाया जाता है, जो हमने पढ़ा था लैरिंक्स, एपिग्लोटिस, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, ट्रैक किया, तो वहाँ पर ये पाया जाता है। इसके अपने अपने वर्क्स हैं, बॉडी की ग्रोथ में डिपेंड करता है, ये रेस्पिरेशन रेट को इंक्रीज करता है, ठीक है। लैक ऑफ थायरॉक्सिन से क्या क्या होते हैं, आपका घेंगा रोग, आपका जड़मान, क्रिटिसिज्म सब होता है, ठीक है। एक्सेस से क्या हो जाएगा, एक्सेस से आपको क्या हो जाएगा, एक्सपोथोथैल्मिया हो जाएगा, एक्सपोथोथैल्मिया हो जाएगा, आंखें फूलकर नेक रोटर के बाहर निकल जाती है, ठीक है। टॉक्सिक गॉइटर हो जाएगा। फिर ऐसी ये पैराथायरॉइड ग्लैंड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। सबके अपने अपने वर्क हैं, तो आप इन्हें स्क्रीनशॉट लेके समझने की कोशिश कीजिएगा कि इनके क्या क्या वर्क हैं, ठीक है। आप देखिए एड्रिनल ग्लैंड आ गई है, तो ऐसे सारी ये ग्लैंड हैं जिनके अपने अपने वर्क हैं, जिनके अपने अपने वर्क हैं। मैं थोड़ा स्लो कर रहा हूँ ताकि आप इजीली इनका स्क्रीनशॉट ले सकें और इन्हें समझ सकें। देखिए आपको इन्हें याद करना ही पड़ेगा, इनसे भाग के आप इस चैप्टर को क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक, जो हमारा इंपॉर्टेंट है जिसे गोनाड्स या जनन ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इनसे ज़्यादा नहीं आते, क्योंकि इसलिए मैंने इन्हें मूव कराया था जल्दी जल्दी, ताकि एक दो क्वेश्चन कभी मुश्किल से फंस जाते हैं। बट जो जनन ग्रंथि है, जो गोनाड्स है, उससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। जो गोनाड्स है उसके अंदर आपको दो ग्रंथियाँ मिलेंगी जिसे हम टेस्टिस और ओवरी के नाम से जाने जाते हैं। जो टेस्टिड होता है वो आपका मेल में मिलेगा, ओवरी आपको फीमेल्स में मिलेगी। तो जो टेस्टिस होंगे वो डेवलप्ड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इन मेल्स, और जो ओवरी होंगी वो फीमेल में होंगी, जो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक के लिए होंगे, ठीक है। जो टेस्टिस है उसमें जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ओवरी में आपको बहुत सारे हार्मोन दिख जाएंगे, एस्ट्रोजन, आपको प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, ठीक है, ये सब आपको मिल जाएगा। एस्ट्रोजन क्या होगा, आपका ओविडक्ट को विकसित करता है, जो अंडवाहिनी होती है उन्हें विकसित करने का काम करेगा। प्रोजेस्टेरोन का क्या काम है, जो प्रेगनेंसी होती है उसके टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है, इसीलिए इसे प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। रिलैक्सिंग हार्मोन आपके जो हेल्प इन डिलीवरी ऑफ बेबी की जो डिलीवरी होती है उस टाइम पे हेल्प करता है रिलैक्सिंग हार्मोन। तो ये हार्मोन है गोनाड्स के हार्मोन से अलग अलग, ओवरी के अंदर ये मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपकी पैनक्रियास होगी, जो पैनक्रियास हार्मोन है, पैनक्रिया के हार्मोन, अग्नाशय के हार्मोन, तो इंसुलिन और ग्लूकागोन। इंसुलिन का ये क्या करेगा, सिक्रेशन करेगा, रिलीज़ करेगा, ग्लूकोजन का रिलीज़ करेगा। तो ये पूरा आपको एंडोक्राइन सिस्टम था, अलग अलग हार्मोन आपको पढ़ाने की कोशिश करी, समझ थोड़ा आपको डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं इस हार्मोन से रिलेटेड चैप्टर में, बट आपको याद तो करनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको एक बार दोबारा से बता दूँ, तो आपको उन्हें तो पढ़ना ही पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड को आपको पढ़ना ही पढ़ना है, पिट्यूटरी ग्लैंड को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
पिट्यूटरी ग्लैंड को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके जो भी हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जैसे एसटीएच हार्मोन का क्या वर्क है, टीसीएच का क्या है, एसीटीएच का क्या है, जीटीएच का क्या हार्मोन, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। थायराइड ग्लैंड आपको पढ़नी है जो इंपॉर्टेंट है। पैराथायराइड इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एड्रिनल भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आप पढ़ना चाहें तो इसे आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। मैंने स्क्रीन स्लो करी थी। फिर गोनाड्स आते हैं, जनन ग्रंथि, इसके सारे इंपॉर्टेंट है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पैनक्रियास हो गया। अब आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये सिस्टम यहीं से एंड हो जाएंगे। सारे सिस्टम हमने कवर कर लिए। रिप्रोडक्टिव सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन बायोलॉजी के सेक्शन से अगर पूछे जाते हैं तो इस सेक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसे पढ़िएगा। प्रजनन तंत्र जिसे हिंदी में कहा जाता है, इसका अर्थ होता है रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अर्थात रिप्रोडक्शन होता क्या है, देखिए रिप्रोडक्शन होता है वह जैविक क्रिया जिसके कारण जनकों द्वारा नए जीव की उत्पत्ति की जाती है। देखिए रिप्रोडक्शन आपका जो जनन है वो क्या प्रोसेस है, उसमें एक बायोलॉजिकल जैविक क्रिया है जिसके द्वारा आप सेम ऑफस्प्रिंग बनाएंगे, सेम जनक द्वारा उत्पन्न नए जीव की उत्पत्ति करेंगे। ठीक है, अब इसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, रिप्रोडक्शन के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक तरीका होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, लैंगिक प्रजनन। इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करेंगे कैसे हम, अब आपको बताते हैं। देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्या, इन दिस नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स अकर एंड ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस फ्रॉम सिंगल पेरेंट। इसमें क्या होता है, असेक्सुअल में आपको दो पेरेंट मेल या फीमेल की ज़रूरत नहीं होती है, एक सिंगल पेरेंट के थ्रू आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये होता है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एक होता है सेक्सुअल प्रोडक्शन, जिसमें आपको मेल और फीमेल के दोनों गैमेट्स का फ्यूज़न होना जरूरी है, नर व मादा युग्मक का विलय होना जरूरी है, तभी आपका क्या होगा, नई संतान की उत्पत्ति होगी। अब आप कहेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या ऐसा भी होता है किसी में कि आपको बिना मेल और फीमेल के रिप्रोडक्शन हो? जी हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं बैक्टीरिया, हाइड्रिया, स्ट्रॉबेरी, ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें आप सिंगल पेरेंट से प्रोडक्शन हो जाता है, बट किसमें नहीं होता, जैसे मैमल्स हो गए, स्तनधारी जो हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, आशा करता हूँ आप इसे समझे होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर इफिशिएंट देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज न्यू ऑफस्प्रिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ द पेरेंट्स। देखिए जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सपोज दैट एक बंदे के अंदर एक बंदा स्टार्टिंग से ही ऐसा था, तो जो उसकी ऑफस्प्रिंग हो, क्योंकि सेम ही हो रहा है तो वो भी ऐसा का ऐसा ही रहेगा। बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की उसमें क्या होता है, दो गैमेट्स मिलेंगे तो जो ऑफस्प्रिंग बनेगा दो गैमेट से वो थोड़ा डिफर बनेगा, और ये फिर किसी और दूसरी फीमेल या मेल के साथ जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो ये कुछ अलग बनाएगा। तो कहने का मतलब ये क्या है, जब हम जेनेटिक वे से देखेंगे तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको सभी चेंजेस देखने को मिलेंगे, जेनेटिक चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए इवोल्यूशन हुआ है, धीरे धीरे सभी चीज़ों में परिवर्तन हुआ है, तो इवोल्यूशन इसी के कारण हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव प्रजनन तंत्र। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। स्पर्म, शुक्राणु। स्पर्म क्या होते हैं, इज रिलीज्ड बाय टेस्टिस विच इज सिचुएटेड इन स्क्रोटम, अ पाउच लाइक सब्सटेंस। ठीक है, जो स्पर्म है वो रिलीज करते हैं कौन, टेस्टिस, और जो टेस्टिस है वो क्या है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम स्क्रोटम के नाम से जानते हैं। एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या, स्क्रोटम के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो स्क्रोटम है, जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, उसका जो टेम्परेचर है, उसका टेम्परेचर होता है 2 से 2.5 लोअर देन बॉडी टेम्परेचर। जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे 2 या 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लो होता है इसका टेम्परेचर। ठीक है, यही लो टेम्परेचर जो स्पर्म है उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, जो आपकी स्पर्म की लाइफ स्पैन रहती है वो 36 आवर की रहती है, 36 आवर तक जो स्पर्म है वो एक्टिव रहते हैं। ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन प्रसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ऑफ मेल। जो स्पर्म फॉर्मेशन है वो मेल में जीवन पर्यंत रहता है, तो ये लाइफ टाइम आपके स्पर्म का प्रोडक्शन मेल में होता रहता है। ठीक है, इतना ही इम्पोर्टेंट है रिप्रोडक्टिव में। अगर मैं डीपली जाऊंगा तो आपको टेस्टिस का पूरा आपको उसकी पिक देखनी पड़ेगी कि टेस्टिस के अंदर क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं।
बट अगर अभी हम ब्रीफली पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल हम ब्रीफली पढ़ेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करता हूँ तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेन इंपॉर्टेंट क्या है, ओवा, जिसे हम एग के नाम से जानते हैं, इज रिलीज्ड बाय ओवरी एट एवरी 14th डे इन अ मंथ थ्रू आउट सेक्सुअल फेज ऑफ फीमेल लाइफ इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, जो ओवा है वो क्या है, ओवरी के द्वारा हर 14th डे में, मंथ के हर 14th डे में ये रिलीज़ करी जाती है। एक फेस है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की एक फेस रहती है, उसमें ये रिलीज़ करी जाती है। नेक्स्ट है जो आपके ओवम है अर्थात ओवा है वो इमोटाइल रहती है, जबकि जो स्पर्म रहेंगे वो मोटाइल रहेंगे, वो मूव करते हैं, स्पर्म मूव करते हैं बट ओवा मूव नहीं करती है। ठीक है, ठीक है, ये ज़्यादा मूव नहीं, बहुत कम मूव करेगी, अपने इंटरनली ट्यूब के स्ट्रक्चर में ही ये मूव करती है। दे मूव लिटिल फ्रॉम इनफंडिबुलम टू एम्फिबुला इन फैलोपियन ट्यूब। जो फैलोपियन ट्यूब है, अभी स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये डायग्राम आपकी स्क्रीन पे बना हुआ है, आशा करता हूँ आप इसे अच्छी तरीके से समझिएगा। देखिए मैंने बताया कि जो ओवा है, देखिए ये है ओवा, ये है ओवा जो 14th डे में एग को रिलीज़ करेगी, और जो एग है